हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी 3 पार्ट्स की इकोनॉमिक्स के आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 में कुछ और एमसीक्यूज करेंगे, कुछ और बहुत सारे टॉपिक्स वाया एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले 3 पार्ट्स देखिए, फिर आज की क्लास में आइए, क्योंकि ये सर हम जो है बिल्कुल एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले 3 पार्ट्स में पहले जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो आपका फाउंडेशन बना रहे हैं, वो आप सीखेंगे तभी आज के एमसीक्यूज आपको समझ आएंगे। तो गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उनके माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 40, वो होमवर्क में दिया था, वो क्या था? प्रॉफिट इज डिफाइंड है। प्रॉफिट आप किसे कहते हैं? वहाँ हमने आपके पास पढ़ा था लास्ट क्लास में कि टोटल रेवेन्यू किसे कहेंगे, टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे, यह भी आपने पढ़ लिया। ठीक है जी, आपने पढ़ लिया कि आपके पास कोई भी फिल्म है वो टोटल उसके पास टोटल कितनी कमाई आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ वो बना रहा है, 1 यूनिट की प्राइस पी है, वो टोटल यूनिट क्यों बना रहा है, तो टोटल रेवेन्यू उसके पास जो है वो पी इंटू क्यों आ जाएगा। टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ी होगी, वो उसकी कीमत पड़ गई। अब आप टोटल रेवेन्यू, जो आपने टोटल रेवेन्यू कमाया, इसमें से आप टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो मिलके आ जाएगा। दैट इज पाई, दैट इज प्रॉफिट जो है वो आपके पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आप लेते हैं, तो आपके पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, जो आपके पास कंसेप्ट देता है प्रॉफिट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने इनका आंसर दिया है हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही और बेहतर जो है आप चीज़ें सीखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन 41 आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, बोल रहा है फॉर द प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम द प्राइस पी मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट जो है आपके पास पाई जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपके पास जो प्राइस पी है, जो मार्केट प्राइस पी है, वो किसके बराबर होनी चाहिए? क्या वो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, क्या वो आपके पास टोटल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, क्या आपके पास मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, या नन ऑफ दीज? देखिए जी, इसका आंसर क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके पास, आपको पता ही है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में ये आपने पढ़ लिया था कि आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू हो, एवरेज रेवेन्यू हो, दोनों किसके बराबर आ जाते हैं? प्राइस के बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा ये ले सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि प्राइस के बराबर है, तो हम ले सकते हैं कि आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भी आपके पास प्राइस के बराबर आनी चाहिए। तो कहेंगे अगर आपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो आपके पास ये लाजमी शर्त आ जाती है कि आपके पास जो प्राइस है इट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक्चुअली में ये जो प्राइस है ये दोनों के बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर भी और मार्जिन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे तभी जो आपके पास कंसेप्ट आता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन कभी ऐसे दिए जाएं, देखिए आपके पास समझने, आपने कंसेप्ट समझने हैं। अगर ऑप्शन दिए जाएं कि आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू भी है, टोटल कॉस्ट भी है, मार्जिनल कॉस्ट भी है, नन ऑफ दीज भी है, तो यहाँ पर जो है आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्योंकि आपने चुनना होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हम बात कहते हैं कि द प्राइस पी मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने प्रॉफिट लेना है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है, कुछ कंडीशंस उसमें हम पढ़ते हैं। पहली कंडीशन ये पढ़ते हैं कि प्राइस पी मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन ये पढ़ते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है इट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, जहां पर जितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करें उस क्वांटिटी पर जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है इट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग। तीसरी कंडीशन ये होती है कि फॉर द फिल्म टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगा, जो प्राइस है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये 3 फैक्टर्स जो है हम पढ़ते हैं अगर आपके पास प्राइस, आपके पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आपने करना है। अगर कभी ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि नन ऑफ दीज की जगह पर यहाँ पर आपके पास ऑल, यहाँ पर दिया जाए बोथ ए एंड सी, तो यहाँ पर आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपने समझना है, कंसेप्ट लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद कर रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बता रहा है, पूछ रहा है आपसे क्या सर हमें आप बताइए द पॉइंट ऑन विच ऑन द सप्लाई करो एट विच द फर्म अर्नर्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। ठीक है जी, सप्लाई करो का वो पॉइंट आपने बताना है जहां पर जो फिल्म है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। देखिए आप प्रॉफिट जो आपने पढ़ लिया कि प्रॉफिट किसी भी फिल्म का जो है किसके बराबर आ रहा है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये आपने प्रॉफिट पढ़ लिया। अब कह रहा है कोई भी ऐसी फिल्म है जो सिर्फ अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो सप्लाई करो का वो पॉइंट क्या कहलाएगा? अब देखिए प्रॉफिट 2 तरह के आते हैं, एक को आप नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, दूसरे को आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी,
नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट, द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, जो जरूरत लगता है, दैट इज नीडेड टू कीप ए फिर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। वो कम से कम प्रॉफिट इतना तो कमाना चाहिए कि वो बिजनेस में एग्जिस्ट कर सके, कि वो मार्केट में रह सके, उसे आप नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज नीडेड, कम से कम वो प्रॉफिट जो आपको जरूरत लगेगा ताकि फिर्म जो है सो एज टू कीप द फिर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसे आप नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, ओवर एंड अबो, जितना आप प्रॉफिट कमाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, उसे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो कह रहा है कि आप बताइए कि सप्लाई करो का वो पॉइंट जहां पर फिर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे नॉर्मल पॉइंट कहेंगे, क्या आप उसे लैप्स पॉइंट कहेंगे, क्या मिनिमम पॉइंट कहेंगे, या ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे? तो इसके लिए जो परफेक्ट टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम कहते हैं इट इज दैट पॉइंट ऑन द सप्लाई करो एट विच द फिर्म अर्नस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है सप्लाई करो का जहां पर आपके पास जो फिर्म है सिर्फ आपके पास मिनिमम, आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट है वही अर्न कर रही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, द फिर्म सप्लाई करो इज ए पार्ट ऑफ, जो आपके पास फिर्म का सप्लाई करो है वो किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? क्या वो आपके पास एवरेज कॉस्ट करो का हिस्सा है, क्या वो मार्जिन कॉस्ट करो का हिस्सा है, बोथ या नन ऑफ दीस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर आपको पता है कि आपके पास जो फिर्म का सप्लाई करो है ये आपके पास मार्जिन कॉस्ट करो का हिस्सा होता है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। देखिए आप ये थोड़ा क्लियर करते हैं इसके बारे में। देखिए अगर आप शॉर्ट रन सप्लाई करो देखेंगे, शॉर्ट रन सप्लाई करो की बात करते हैं, चलिए शॉर्ट रन सप्लाई करो में, तो वहाँ पर जो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि अगर इस तरह से आप प्राइस ले रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ आप आउटपुट ले रहे हैं। तो आपके पास जो ग्राफ है जनरली आप इस तरह से लेते हैं कि ये आपके पास ये वाला ग्राफ यहाँ पर आपके पास बन के आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है जी, इसके बाद आप जो है यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये वाला करो जिसे आप कहते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। इसके बरकर यहाँ पर आपके पास करो आ जाता है जिसे आप कहते हैं शॉर्ट रन एवरेज SAV से जिसे आप नोट करते हैं। ठीक है जी, अब आपको पता है कि जो आपके पास सप्लाई करो है वो कहाँ क्या कौन सा पार्ट होता है? अगर शॉर्ट रन में देखेंगे, शॉर्ट रन में आपके पास फिर में शॉर्ट रन सप्लाई करो जो है वो क्या होता है? इट्स द राइजिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। जो ये वाला पार्ट है, इसको हम थोड़ा ये कलर करके देते हैं आपके पास, जो ये वाला पार्ट है, जो राइजिंग पार्ट है किसका? ये वाला हिस्सा जो आ रहा है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का, जो आपके पास फिर्म का सप्लाई करो है ये एक हिस्सा होता है। इट्स ए पार्ट ऑफ राइजिंग पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट करो फ्रॉम एंड अबो द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से ऊपर की तरफ जो हिस्सा बढ़ रहा है किसका? शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट करो का। इसके साथ साथ जो ये जीरो आउटपुट आ रहा है, जो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये भी इसका ही पार्ट आ रहा है किसका? सप्लाई करो का। तो सप्लाई करो बेसिकली किसका पार्ट है? तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई करो जो है ये एक हिस्सा आ रहा है शॉर्ट रन, ये हिस्सा आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट करो का। बेसिकली ये आपने शॉर्ट रन में पढ़ लिया। इस तरह से लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये आपके पास इस तरह से आप लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग रन, ये आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ले लिया, या आपने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ले लिया, तो ये वाला हिस्सा जो आ रहा है करो का, ये वाला हिस्सा जो राइजिंग पार्ट आ रहा है किसका? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करो का। टुगेदर भी ये वाली जो जीरो आउटपुट आ रहा है ये वाला हिस्सा भी लेकर ये हिस्सा आ जाता है किसका? सप्लाई करो का। तो सीधा सीधा आप याद रख दीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब फिर्म का सप्लाई करो है इट्स ऑलवेज ए पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करो, ये हमेशा मार्जिनल कॉस्ट करो का एक हिस्सा होता है। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। गुजारिश करें अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। बोला जा रहा है द यूनिट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। ठीक है जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इसके यूनिट क्या है? क्या इसका यूनिट केजी पर मीटर आता है? क्या इसका यूनिट केजी पर मीटर पर सेकंड आता है? क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होती है? क्या ये आपके पास न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है? तो आपको पहली बात पता है कि हमने आपके पास डिमांड इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए आज थोड़ा जो है प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, डिमांड के लिए तो आप पढ़ चुके हैं, आप सप्लाई के लिए पढ़िए। जो आप ES से डिनोट करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बराबर होती है? सर परसेंटेज चेंज कितनी आएगी? परसेंटेज चेंज कितनी आएगी इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो आपके पास
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। बेसिकली ये परफेक्ट रेशियो आ रहा है। तो परफेक्ट रेशियो दो चीज़ों का आ जाता है तो उसका जो यूनिट है कोई नहीं होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपके पास बन के आ जाएगा। जिस तरह से आपने डिमांड सप्लाई में पढ़ा था कि वो आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स आ रही थी, इसी तरह से आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो भी आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 45 की तरफ। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन 45 में क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपके पास इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू होती है। ठीक है, पहला क्या बोला गया है, जीरो एक्सेस डिमांड, नंबर सेकंड जीरो एक्सेस सप्लाई, नंबर थर्ड आपके पास मार्केट सप्लाई इक्वल मार्केट डिमांड, ऑल ऑफ दीज। देखिए इक्विलिब्रियम कब कहते हैं आप, इक्विलिब्रियम आपके पास प्राइस कौन सा पॉइंट होता है, द प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और द क्वांटिटी जो आप लेते हैं, द क्वांटिटी दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट दैट प्राइस, उसे आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आप मार्केट इक्विलिब्रियम में है, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है कि जितना मार्केट में सप्लाई आ रहा है, मार्केट जो सप्लाई है वो किसके बराबर होती है, मार्केट की डिमांड के बराबर। इसका मतलब है ना ही एक्सेस डिमांड देखने को मिलती है ना ही एक्सेस सप्लाई देखने को मिलती है। जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड है, या ऐसा कहें कि जितनी चीज़ें डिमांड की जाती हैं उतनी ही जो है सप्लाई की जा रही हैं, ना ही एक्सेस डिमांड हो रही है ना ही एक्सेस सप्लाई हो रही है। तो पूछा क्या जा रहा था, पूछा जा रहा था आप बताइए इनमें से सच क्या, ट्रू कौन सी बात है, कि जीरो एक्सेस डिमांड है। बिल्कुल सर ये बात तो सच है कि आपके पास इक्विलिब्रियम पर जीरो एक्सेस डिमांड होती है। क्या वो जीरो एक्सेस सप्लाई है, बिल्कुल सर जीरो एक्सेस सप्लाई भी होती है। क्या मार्केट सप्लाई बराबर मार्केट डिमांड के होती है, सर ये भी बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चल रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके पास काफी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पूछ रहा है कि आप हमें बताइए विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है जी, नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट्स हैं 1 एंड 2, दो में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, विद राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई करो द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस। कह रहा है अगर आपके पास जो सप्लाई करो है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी और जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर आ रहा है आप डिमांड करो में तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और जो प्राइस है दोनों कम हो जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, चलिए पहले थोड़ा आपको इसके बारे में समझा देते हैं कि जो डिमांड शिफ्ट है और जो आपके पास सप्लाई शिफ्ट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। या आप समझ गए तो क्वेश्चन जो है विद इन सेकंड्स आप कर पाएंगे। चलिए पहले डिमांड शिफ्ट के बारे में आपके पास थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी डिमांड शिफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, सीखिए आप इस कंसेप्ट को। डिमांड शिफ्ट के बारे में क्या है, शिफ्ट डिमांड के दो तरह के हो सकते हैं, एक तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एक तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। चलिए फॉर एग्जांपल आप समझिए, यहाँ आपके पास ये आपके पास प्राइस का वाई एक्सिस से आप नोट करें और एक्स एक्सिस से आप क्वांटिटी नोट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला करो है, ये आपके पास सप्लाई करो है, और पहले इनिशियल में आपके पास डिमांड करो यहाँ पर ये वाला आ रहा था। तो ये वाला पॉइंट जो ये वाला पॉइंट, चलिए इसको हम इससे डिनोट करते हैं। आपके पास ये जो पॉइंट था या पहले ये पॉइंट ई से अगर आप नोट करें तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ई, ये पहले आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब क्या होता है कि डिमांड आप जो आपके पास डिमांड करो है, या आपके पास डिमांड करो पहले था, डिमांड करो DD0 आप ले रहे हैं, DD0 पहले आ रहा था, ये सप्लाई करो आ रहा है पहले का, सप्लाई करो सेम रहेगा। अगर डिमांड आप जो है राइट वर्ड में शिफ्ट हो रही है, मतलब ये इस साइड में चली जाएगी डिमांड। पहले कितनी ये क्वांटिटी आपके पास आप ले रहे थे, क्यू नॉट क्वांटिटी ले रहे थे, इसकी प्राइस पहले कितनी थी, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आ रही थी यहाँ पर, यहाँ P नॉट आ रही थी। ठीक है जी, अब क्या हो गया, अब आपका जो शिफ्ट है डिमांड करो का वो शिफ्ट राइट साइड में हो गया। जब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, फॉर्मूला पॉइंट जी से आपने नोट कर दिया इसको। तो आप जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं, जो आप क्वांटिटी आप आ रही है वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी यहाँ पर Q2 आ रही है। ठीक है जी, वो क्वांटिटी Q2 है, तो क्वांटिटी Q2 जो है Q1 से ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, तो पहले अगर Q1 क्वांटिटी थी, अब Q2 क्वांटिटी आ रही है, तो Q2 क्वांटिटी तो ज़्यादा है, तो मतलब जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और जो आपके पास प्राइस थी, प्राइस अगर आप अब यहाँ पर देखें पहले P नॉट थी, अब फॉर्मूला P2 ले लिया आपने, तो पहले P नॉट कम प्राइस थी, अब P2 ज़्यादा आ रही है। तो कह सकते हैं कि अगर आपके पास डिमांड करो जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, तो राइट वर्ड शिफ्ट होने से एक तो क्वान्टिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके पास जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी बात क्या आ जाएगा, अगर आप इसके बरकस ये आपके पास
डिमांड करो, ये सप्लाई करो आ रहा है, ये पहले डिमांड करो आपके पास था, तो ये डिमांड DD0 आप पहले ले रहे हैं, तो ये सप्लाई करो आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था। अब आपके पास जो ये पहले आपके पास प्राइस P0 इक्विलिब्रियम आ रही थी, ये क्वांटिटी आपने Q0 पहले आप ले रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो आपके पास डिमांड करो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। चलिए लेफ्ट में इसको शिफ्ट करा देते हैं नीचे की तरफ, तो लेफ्ट में अगर शिफ्ट हो गया तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई से लेकर आप एफ की तरफ आ गया। तो अब जो क्वांटिटी पहले आप Q0 ले रहे थे, अब Q1 पर पहुंच गए, मतलब क्वांटिटी जो है लेफ्ट में चली गई, क्वांटिटी कम हो गई, तो प्राइस भी जो है पहले P0 थी, अब P1 आ गई, जो प्राइस भी है वो भी कम हो गई। तो कह सकते हैं अगर डिमांड करो आपके पास लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो क्वांटिटी भी आपके पास जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस भी जो है वो कम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं डिमांड करो के रिलेटेड क्या बोला गया था। बोला गया था व्हेन द लेफ्ट विद द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड करो, अगर डिमांड करो लेफ्ट में चला जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लेफ्ट में चला गया था, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जो आपके पास प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, यहाँ भी अभी हमने साबित कर दिया आपके साथ। अब देखते हैं शिफ्ट किसका, सप्लाई करो के बाद पढ़ते हैं। अब सप्लाई करो का शिफ्ट कैसे हो सकता है। सप्लाई करो में दो तरह के शिफ्ट हो सकते हैं, एक तो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, एक तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिमांड जो है या आपने फिक्सड है, डिमांड आपके पास आ रही है, अब जो ये इस तरह से आप प्राइस ले रहे हैं और इस तरह की आपकी क्वांटिटी है। अब जो पहले आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास जो सप्लाई थी वो आपके पास सप्लाई पहले सप्लाई करो आपके पास ये था SS0, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये पर ई आ रहा था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था, तो यहाँ पर जो आप क्वांटिटी ले रहे थे वो Q0 फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, इसकी जो प्राइस आपके पास आ रही थी फॉर एग्जांपल P0 आ रही थी। अब अगर आपके पास ये जो सप्लाई करो है ये आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो लेफ्ट में शिफ्ट इसको कर देंगे, तो अब ये लेफ्ट में यहाँ पर शिफ्ट हो गया SS1, ठीक है जी। जब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट होने से अब जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल ई पहले था, अब जो एफ पॉइंट ले रहे हैं, तो एफ पॉइंट पर जो प्राइस है वो P1 आ रही है, जो कि P1 से ज़्यादा है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम आ रही है, दैट इज़ Q1 है। तो अगर आपके पास ऐसा, आप याद रखिए कि अगर आपके पास सप्लाई जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, अगर सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी तो सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी और जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। लेमैन की लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि भाई आप बाजार में हैं, अगर चीज़ें कम हो रही हैं, चीज़ें सप्लाई कम आ रही है, तो सप्लाई कम आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी उसकी, सप्लाई कम है तो चल लोग भी कम खरीदेंगे, डिमांड कम है, लेकिन अगर चीज़ें कम है मार्केट में तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं अगर आपके पास सप्लाई करो जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट में शिफ्ट होने से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और जो डिमांड है वो आपके पास जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है और प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। इसके बरकस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट वर्ड शिफ्ट, अगर आपके पास आप जो डिमांड करो है राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाता है। राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है सर, ये आपके पास डिमांड करो आ रहा है, ये फिक्सड है, पहले आपके पास फॉर एग्जांपल ये सप्लाई आ रहा था, ये SS0 पहले सप्लाई था, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ई आ रहा था, यहाँ पर आपके पास प्राइस P0 थी पहले, यहाँ पर जो क्वांटिटी आप ले रहे थे ये Q0 थी। अब राइट वर्ड में शिफ्ट हो गया, ये राइट वर्ड में शिफ्ट होने का मतलब इसकी तरफ चला जाएगा, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, SS2 आ गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट SE से लेकर G तक चला गया, तो क्वांटिटी जो है अब आप Q1 ले रहे हैं और प्राइस जो है आप P1 ले रहे हैं, मतलब प्राइस इसकी कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। सीधा कहें कि अगर सप्लाई जो है राइट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो मतलब क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा आ जाएगी, जब क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है तो प्राइस उसकी कम हो जाती है। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, कौन सा करो, सप्लाई करो, सप्लाई करो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी सर, बिल्कुल बढ़ जाएगी, और प्राइस कम हो जाएगी सर, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 जो हैं ये ठीक आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, डैट इज बोथ 1 और 2। अच्छे से हमने समझाया, उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझाया फिर से आप एक बार थोड़ा सा पीछे लेकर फिर से देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी वो कमेंट सेक्शन में हमें फिर से लिखे, हम इसके लिए आपके पास अच्छे से एक बार फिर से आपको समझाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन 47 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है 47 में, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इज कॉल्ड। ठीक है जी, क्या आप उसे प्राइस फ्लोर कहते हैं, क्या आप उसे प्राइस सीलिंग कहते हैं, बोथ या नन। ठीक है जी, अब पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइस फ्लोर किसे कहेंगे, प्राइस सीलिंग किसे कहेंगे। चलिए पहले इन दो टर्म्स को हम डिकोड करते हैं। चलिए पहले हम प्राइस सीलिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइस सीलिंग क्या है, प्राइस सीलिंग क्या है सर, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अपर लिमिट इम्पोज कर देती है ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और द सर्विस, जिसे आप प्राइस सीलिंग कहते हैं। प्राइस सीलिंग जनरली जो है नेसेसिटी चीज़, जैसे आपके पास कैरोसिन हो गया, वीट हो गए, राइस हो गए, शुगर हो गए, इन पर जो है आपके पास प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट लगाती है कि भाई इससे ऊपर आप बेच नहीं सकते,
जनरली जो आपके पास प्राइस सीलिंग होती है ये मार्केट डिटरमाइनिंग प्राइस से कम होती है, क्योंकि अगर मार्केट डिटरमाइनिंग प्राइस पर ही बेचेंगे तो जो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब तबके से बिलोंग कर रहे हैं वो इसको चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट लाती है। क्या आपको बोलेंगे कि सर चावल की जो बोरी है, चावल की बोरी की प्राइस आप फॉर एग्जाम्पल 800 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ये आपने प्राइस सीलिंग लगा दी। अब इससे कम कोई 700 में बेचे, 600 में बेचे, वो उसकी मर्जी, लेकिन 800 से ऊपर नहीं बेच सकते, ये प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट ने लगा दी। ठीक है, इसके बरकत दूसरा कंसेप्ट आपके पास आता है जिसे आप प्राइस फ्लोर कहते हैं। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट जो है मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है कि भाई कम से कम इस प्राइस, ये प्राइस आपने देनी है, इसके ऊपर जो प्राइस आप दें, लेकिन इससे नीचे आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर बेस पर आपने देखा है कि प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम में चलते रहते हैं, एमएसपी का कंसेप्ट चलता रहता है। इसके साथ साथ जो आपके पास मिनिमम वेज आपके लेजिस्लेशंस होते हैं कि कम से कम इतनी वेज आपने देनी है, इतनी मजदूरी आपने देनी है। तो मिनिमम अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो आपके पास प्राइस फ्लोर आ रहा है, मैक्सिमम अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो आपके पास प्राइस सीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था कि गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगी सर, अपर लिमिट को आप प्राइस सीलिंग कहेंगे। लोअर लिमिट आपके पास प्राइस फ्लोर कहलाती है, अपर लिमिट आपके पास प्राइस सीलिंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ए मार्केट वायर देयर इज ओनली वन फिर्म एंड मनी बायर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मार्केट जहां खरीदने वाले बहुत सारे हैं लेकिन बेचने वाला एक ही है। ठीक है जी, एक ही आदमी है, एक ही फिर्म है, एक ही इंडस्ट्री है, एक ही फैक्ट्री है, वही प्रोड्यूस कर रही है चीज़ें और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो उस मार्केट को आप क्या कहेंगे, क्या आप उसे ओलिगोपोली कहेंगे, क्या आप उसे ड्यूओपोली कहेंगे, क्या आप मोनोपोली कहेंगे, या नन ऑफ दीज। तो ऐसा मार्केट जहां पर सिर्फ एक ही बेचने वाला है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं उसे आप मोनोपोली कहते हैं। ठीक है जी, मोनोपोली ऐसा मार्केट होता है जहां पर बेचने वाले केवल एक ही आ रहा है, एक ही फिर्म, एक ही इंडस्ट्री आपके पास आ रही है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं बहुत सारे आ रहे हैं। ओलिगोपोली क्या होता है सर, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां जो फिर्म जो प्रोड्यूस कर रही हैं चीज़ें वो होती कम हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हैं लेकिन होती कम ही हैं, और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली का ही स्पेशल किया जाता है ड्यूओपोली, जहां जो फिर्म्स हैं, जो बेचने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ दो आ रहे हैं, दो फिर्म्स हैं बेचने वाली, और खरीदने वाले बहुत सारे आ सकते हैं। तो आपके पास अगर सिर्फ दो फिर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं चीज़ें तो ड्यूओपोली आ रहा है। अगर आपके पास कुछ ही स्मॉल नंबर ऑफ फिर्म्स जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं चीज़ें तो ओलिगोपोली आ रहा है। अगर आपके पास केवल एक ही फिर्म है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो मोनोपोली आ रहा है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपके पास तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछ रहा है कि आप हमें बताइए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन फॉर ए परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है जी, एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट के नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन ऐसा है जो इसका एक अजम्पशन नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या दिए गए हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया गया है लार्ज नंबर ऑफ फिर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ये बात तो सर बिल्कुल सच है कि अगर आपके पास परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आपने देखना है तो उसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फिर्म्स होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, और लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो चलिए दूसरे की तरफ देखते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। बिल्कुल सर, अगर आपके पास परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो एग्जिस्ट और फ्री और एंट्री जो मार्केट में है ये फ्री होनी चाहिए। तो दूसरा भी ठीक आ रहा है। चौथा बोल रहा है कि कंज्यूमर्स एंड फिर्म है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द आउटपुट, इनपुट एंड प्राइजेस। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि कंज्यूमर्स जो हैं उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई प्राइस क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स हैं या आपके पास फिर्म है उसको भी इस बात की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि आउटपुट प्रोड्यूसर बाय ईच फिर्म इन द इंडस्ट्री इज डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन इसके बरकस असल में क्या होता है, अगर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है तो जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो लगभग एक जैसी ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में ये लाजमी हो जाता है कि आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फिर्म इन द इंडस्ट्री इज इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है ये इसमें इनकरेक्ट आ रहा है। तो यही पूछा जा रहा था कि आप हमें बताइए इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आउटपुट प्रोड्यूसर बाय ईच फिर्म इन द इंडस्ट्री इज डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन डिस्टिंग्विशेबल की जगह यहाँ पर एक्चुअली में इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। चलिए क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस वी टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, वो इंडिविजुअल्स वो इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे। क्या आप उन्हें इकोनॉमिक यूनिट्स कहेंगे, क्या आप उन्हें इकोनॉमिक एजेंट्स कहेंगे, बोथ कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स बाय एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।